दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवम उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रीड अप ऑन में। आज की जो पॉलिटी की क्विज है वो आधारित है भारत की संसद से रिलेटेड क्वेश्चंस पर। यानी आज के वीडियो में भारत की संसद से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्न में से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपको बताना है मुझको कि राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा या लोकसभा अध्यक्ष। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी लोकसभा अध्यक्ष। भारत की संसद भारतीय विधान पालिका का सर्वोच्च निकाय होती है। भारत में द्विसदनीय संसद का प्रावधान है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के भारतीय संसद का निर्माण करते हैं। राष्ट्रपति के पास सदन के दोनों सदनों में किसी भी सदन को बुलाने, स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संसद का संचालन संसद भवन में होता है जो नई दिल्ली में स्थित है। भारत में राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, लेकिन ऐसा सिर्फ व्यवहारिक रूप से कहा जाता है। संविधान में ऐसे किसी भी शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। लोकसभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित होती है, जबकि राज्यसभा में जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। राज्यसभा में जो सदस्यों की अधिकतम संख्या है वो 250 है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित जबकि 229 सदस्य राज्य और संघ शासित क्षेत्रों से आते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का में से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है जो कि रिलेटेड है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से, जबकि लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद का अंग नहीं है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए, संसद केंद्र सरकार के विधायी अंग, बी, लोकसभा निचला सदन, राज्यसभा उच्च सदन या हाउस ऑफ कॉमन्स ऊपरी सदन। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने लोग भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जब आप लोगों के लाइक्स बढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि वीडियो कैसी थी, अच्छी बनी थी, जितने प्रश्न थे वो आपको समझ आ रहे थे। चलिए, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी हाउस ऑफ कॉमन्स ऊपरी सदन। हाउस ऑफ कॉमन्स की जो बात है वो निम्न सदन के लिए किया जाता है, निम्न सदन, ना कि ऊपरी सदन। और ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ ना हो करके कहाँ है? ब्रिटेन जैसे देशों में, यूरोपीय देशों में ये व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें हाउस ऑफ कॉमन्स यानी निम्न सदन और उच्च सदन को ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। जबकि जो तीनों ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं, संसद केंद्र सरकार के विधायी अंग, लोकसभा निचला सदन और राज्यसभा उच्च सदन, ऐसी ही व्यवस्था भारत में है और ये हमने आपको इससे पहले बताया भी है। तो प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हाउस ऑफ कॉमन्स ऊपरी सदन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, राज्यसभा में कितने सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं? ये बात आपको बतानी है। 245, 238, 250, 252। ध्यान से कीजिएगा प्रश्न को कि राज्यसभा में सदस्य कितने सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं? 245, 238, 250, 252। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 238 सदस्य। पहले ही बताया कि 250 में से 238 सदस्य चुन करके, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही नहीं है। बी, सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्य ही राज्यसभा में चुनकर आते हैं। सी, 65वें संविधान संशोधन के माध्यम से मत देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया।
डी, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ नहीं लेनी पड़ती है। इस प्रश्न का सही जवाब बताना है आपको। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे हैं तो इस प्रश्न का जवाब आप आसानी से कर ले जाएंगे। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 65वें संविधान, जबकि ये हुआ किससे था? 61वें संविधान संशोधन द्वारा। 61वें संविधान संशोधन 1998 द्वारा मत देने की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। और जो चौथी स्टेटमेंट लिखी है इस पे ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि लोकसभा अध्यक्ष को कोई भी शपथ नहीं लेनी पड़ती है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष संसद के सदस्यों में से एक होता है और उसे लोकसभा सदस्य के रूप में ही अन्य सदस्यों के साथ प्रोटेम स्पीकर के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। स्पीकर का पद धारण करने के बाद उसे अलग से शपथ लेने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए आप जो डी ऑप्शन है वो भी सही होगा, मतलब स्टेटमेंट राइट है, जबकि सी वाला जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। बी बिल्कुल राइट है और 552 सदस्य हो सकते हैं, ये बात भी मैंने आपको बताई। तो इसमें से आप देखेंगे कि क्या क्या होगा आपका। तो 552 सदस्य होंगे। दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्य राज्यसभा में चुनकर आते हैं और लोकसभा अध्यक्ष को शपथ नहीं लेनी पड़ती है, वो साधारण सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, यही स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि 65 की जगह 61 होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, लोकसभा चुनाव में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है, ये बात आपको बतानी है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। लोकसभा चुनाव में कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, ये बात आपको बतानी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत किसी क्षेत्र को निर्वाचन कराने के लिए कई भाग में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही सदस्य का चुनाव किया जाता है। साथ ही साथ भौगोलिक या क्षेत्रीय जो प्रतिनिधित्व होता है उसे सुविधा के अनुसार संख्या को, निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या को कम किया या ज़्यादा किया जा सकता है। जनसंख्या के आधार पर क्षेत्र को बांटते हैं। भारत तथा फ्रांस में ऐसे ही निर्वाचन क्षेत्र हैं। इस प्रणाली में सामान्य तौर पर मतों के बहुमत के आधार पर परिणाम की घोषणा की जाती है। इसका प्रमुख गुण इसकी सरलता है, यानी आसानी से इस प्रकार से चुनाव हो सकते हैं। इस प्रणाली में दलों की संख्या भी सीमित रहती है। अनेक विद्वानों ने इस प्रणाली की आलोचना भी की है। इस प्रणाली के आधार पर चुना हुआ व्यक्ति केवल एक ही हित का प्रतिनिधित्व करता है और बाकी क्षेत्र बिना प्रतिनिधित्व के ही रह जाते हैं। कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की है, लेकिन जो प्रतिनिधित्व प्रणाली है भारत में लोकसभा चुनाव के लिए वो है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जबकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है वो फ्रांस और आयरलैंड जैसे देशों में पाई जाती है, ठीक है, जिसे हम एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं? एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति। तो इस प्रकार प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसके चुनाव के लिए एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था अपनाई जाती है? ए, राज्यसभा, बी, राष्ट्रपति, सी, राज्य विधान परिषद, डी, सभी। एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था अपनाई जाती है, ये बात बतानी है आपको। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी।
यानी राज्यसभा के लिए, राष्ट्रपति के लिए और राज्य विधान परिषदों के लिए इस व्यवस्था के द्वारा चुनाव कराया जाता है। एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति में जितने प्रत्याशी होते हैं उतनी ही वरीयताएं या विकल्प भी होते हैं। इनमें निर्वाचक गण प्रत्याशियों की वरीयता के अनुसार क्रम प्रदान करते हैं। विजयी प्रत्याशी के लिए मतों का न्यूनतम कोटा प्राप्त करना अनिवार्य होता है। यदि प्रथम वरीयता के आधार पर किसी प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा का मत प्राप्त नहीं होता है तो सबसे कम मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी निर्वाचन से बाहर हो जाता है और उसे प्राप्त मत अन्य प्रत्याशियों में वरीयता के अनुसार बंट जाते हैं तथा यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक किसी प्रत्याशी को अभीष्ट न्यूनतम कोटा प्राप्त ना हो जाए, यानी जितने जीतने के लिए जितना ज़रूरत है उतने मत प्राप्त ना हो जाए। तो इस प्रकार इसको एकल हस्तांतरण के लिए मतदान पद्धति बोलते हैं। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य विधान परिषदों का चुनाव इसी पद्धति पर कराया जाता है। प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 7। लोकसभा के लिए चुने जाने हेतु उम्मीदवार को कौन सी शर्त पूरी करनी चाहिए? ए, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ रहा है। बी, उम्मीदवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना जरूरी नहीं है। सी, उम्मीदवार जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है उसका निवासी होना चाहिए। डी, निम्न में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ रहा है, जबकि 2003 में राज्यसभा के लिए ऐसी कोई व्यवस्था हटा ली गई है। ठीक है, इस प्रश्न को हम लोग पहले कर चुके हैं राज्यसभा के लिए कि राज्यसभा में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं पाई जाती है, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि लोकसभा में राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के उस क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 8, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता है यदि ए, चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार दिया गया हो। बी, दिवालिया घोषित किया गया हो। सी, चुनाव खर्च का ब्यौरा समय पर देने में विफल रहा हो। डी, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। यानी चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी हुआ तो संसद सदस्य नहीं बन सकता, दिवालिया घोषित हो तो नहीं बन सकता, चुनावी खर्च का ब्यौरा समय पर देने में विफल रहा हो तो वो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9, कोरम के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है आप। जल्दी से बताइए। कोरम प्रत्येक सदन के पीठासीन अधिकारी को हटाकर कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। बी, कोरम केवल लोकसभा में पूरा किया जाता है। सी, कोरम पूरा होने के लिए लोकसभा में 550 और राज्यसभा में 25 सदस्य होने चाहिए। डी, यदि प्रधानमंत्री चाहे तो सदन को कोरम पूरा ना होने की स्थिति में भी चालू रख सकते हैं। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोरम पूरा होने के लिए लोकसभा में 55 और राज्यसभा में 25 सदस्य होने अनिवार्य हैं। तो प्रश्न का सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 552, तो 552/10 मतलब आता है 55.2, तो 0.2 का कोई मतलब नहीं, हटा करके उसको 52, और राज्यसभा में 250, तो 250 का 10वां भाग 25। प्रश्न नंबर 10, भारत का संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून नहीं बना सकती जब तक पहला, भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश ना दे। दूसरा, राज्यसभा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीय हित में आवश्यक है ऐसी बात कहे। तीसरा, विधानसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करे कि ऐसा विधान आवश्यक है। चौथा,
राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, सही कूट का चुनाव करें कि संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून नहीं बना सकती जब तक कि ऑप्शन दिया गया है 2 3 4, 1 2 3, 2 4, 1 2। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी 2 3 4। ठीक है। अनुच्छेद 249 कहता है, अनुच्छेद 249 का कहता है कि यदि राज्यसभा राष्ट्रीय हित में किसी प्रस्ताव को उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 समर्थन से पारित कर दे, इस स्थिति में संसद राज्य सूची में वर्णित किसी भी विषय पर कानून बना सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची के विषयों पर भारत या उसके किसी भी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, परंतु ऐसी विधि आपातकाल के समाप्त होने के 6 महीने बाद समाप्त हो जाती है। राज्यों की सहमति या उनके अनुरोध पर आर्टिकल 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल यदि प्रस्ताव पारित कर दें तो संसद से राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का निवेदन किया जा सकता है, संसद कानून बना सकती है। ऐसा हुआ है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 72 में, और एक मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1960 में आया था, तो ऐसा देखने को इस समय मिला हुआ था। भारत सरकार के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों एवं प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए संसद राज्य सूची के किसी मामले में अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते के लिए कानून बना सकती है, जबकि राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद को संबंधित राज्य के राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। तो मैंने उन सारे महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा कर दी जब संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। कब कब राज्यसभा प्रस्ताव पारित करेगी, 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करके निवेदन करेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल होगा, राष्ट्रपति शासन लगा होगा, ऐसे मुद्दों पर संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों के कार्यवाही में भाग ले सकता है, यह बात आपको बतानी है। ऑप्शन दिया गया है मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी। मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, कौन दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, यह बात आपको बतानी है। प्रश्न का सही जवाब होगा महान्यायवादी, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं एजी यानी अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 76 और 88 ये 2 महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान के। भारत के महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। वह सभी कानूनी मामलों पर सरकार की सहायता के लिए जिम्मेदार भी होता है, ये बात हम सबको पता है। अगर बात करें महान्यायवादी की नियुक्ति की, तो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो व्यक्ति महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है उसकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश होने लायक होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ ही साथ 10 साल के लिए उच्च न्यायालय में वकील के रूप में कार्य करने का भी अनुभव उसके पास होना चाहिए। अब बात कर ले महान्यायवादी के कर्तव्य और कार्यों की, तो कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे या आवंटित किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा भेजे या आवंटित किए गए कानूनी मामलों पर अपने कर्तव्यों को प्रदर्शित करता है। वह भारत के द्वारा किसी भी कानून के तहत सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करता है, और साथ ही साथ महान्यायवादी के जो कार्य हैं उसकी सीमाएं भी हैं। वह अपने कर्तव्यों के निष्पादन में भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों की सुनवाई का अधिकार रखता है। मतलब महान्यायवादी भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, और साथ ही साथ वो दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। ये बात अनुच्छेद 88 के द्वारा उसे ये शक्ति प्राप्त है।
वह उन सभी विशेषाधिकारों की और प्रतिरक्षाओं को प्राप्त करता है जो एक संसद सदस्य के लिए उपलब्ध होती हैं। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। तो ये बातें महान्यायवादी से 76 और 88 ये दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, इन्हें आपको याद ही रखना है। 76 में कहा गया है कि महान्यायवादी होगा, जबकि 88 ये कहता है कि वो संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। प्रश्न नंबर 12 है, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर के 545 कर दी है? 31वें, 32वें, 42वें, 52वें? प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी 31वें संविधान संशोधन। कब हुआ था? तो हुआ था 1973 में, 1973 में हुआ था। और इसमें संसद सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई थी। ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? विरोधी दल के नेता को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे लोकसभा का अभिरक्षक भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 14, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी इसको हम बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर, इसकी नियुक्ति कौन करता है ये बात आपको बतानी है। राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, उपराष्ट्रपति, निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष? प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है कि भारतीय संसद में शामिल हैं लोकसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, केवल राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति? ये बात ऑप्शन नंबर डी में और राष्ट्रपति जोड़ लीजिए। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जो भारतीय संसद है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। प्रश्न नंबर 16, बजट सबसे पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। यानी आपसे पूछा है बजट पारित करने की प्रक्रिया किसके द्वारा सबसे पहले पारित किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। जो बजट है उसकी परिभाषा दी गई है आर्टिकल 112 में। ठीक है, आर्टिकल 112 में बजट की परिभाषा दी गई है कि यह एक वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है जिसे प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य दिवस पर भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। 2016 से पहले इसे फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर पेश किया जाता था, लेकिन 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार ने इसको चेंज करके फरवरी के प्रथम कार्य दिवस पर पेश करने की शुरुआत की। ठीक है, भारत के वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है जब से बजट लागू होता है। ठीक है, इसे लागू करने से पहले सदन द्वारा पारित करना आवश्यक होता है। सदन द्वारा तो सबसे पहले लोकसभा, राज्यसभा इस बजट पारित करने की एक विशेष प्रक्रिया होती है कि सबसे पहले बजट लाया जाता है, पेश किया जाता है, फिर चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद विभिन्न प्रकार के जो अनुदान होते हैं उन पर चर्चा होती है। ये एक लंबी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। तो लोकसभा में पारित होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा को बजट पर कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं होती, सिर्फ इसकी भूमिका सलाहकारी भूमिका के रूप में राज्यसभा देखने को मिलती है। ठीक है, बजट को वित्त विधेयक के रूप में पेश किया जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ये बात आपको बतानी है। प्रथम आम चुनाव कब हुआ था ये बात बतानी है। प्रश्न नंबर 17, 1950, 1951, 1952, 1955?
प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी 1951। 1951 में प्रथम आम चुनाव देखने को मिले थे, ये बात आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? ये प्रश्न तो आप लोगों को रट गया होगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ की से हैं? उत्तर प्रदेश से। कितनी सीटें हैं? 80। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 10, 5, कुल सदस्यों का 5वां भाग, 12। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी 12 सदस्यों का नाम निर्देशन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके लिए? राज्यसभा के लिए। प्रश्न नंबर 20, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी, भाषा। प्रश्न का सही जवाब होगा जनसंख्या। जब मैं अभी आपको प्रादेशिक प्रतिनिधित्व बताया था तो वहाँ एक टॉप फैक्टर था जनसंख्या के आधार पे जो है वो सीटों का आवंटन किया जाता है। प्रश्न नंबर 21, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? जल्दी से आंसर कीजिए, तो सबको पता होगा। 510, 540, 552, 570। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 552। कोरम पूरा करने के लिए 55, जबकि राज्यसभा के कोरम के लिए 25। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? लोकसभा, राज्यसभा, ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का सही जवाब होगा लोकसभा, राज्यसभा, ए बी दोनों और इनमें से कोई नहीं में से ऑप्शन नंबर ए यानी लोकसभा। लोकसभा जो होती है वो आपकी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन होती है, यानी इसमें लोगों का जो चुनाव होता है सदस्यों का, लोकसभा सदस्यों का, वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। 23वां, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। जो राज्यसभा का सभापति होता है वो कौन होता है, ये बात आपको बतानी है। पहले के क्विज में ये प्रश्न हम लोग कर चुके हैं तो आपको याद होना चाहिए, फटाफट बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी उपराष्ट्रपति जो होता है, वाइस प्रेसिडेंट, वो होता है राज्यसभा का सभापति। प्रश्न नंबर 24, राज्यसभा में किस राज्य से प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? ये बात आपको बतानी है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश से। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तर प्रदेश से। कितने प्रतिनिधि? 31। ध्यान रखिएगा। आज का आखिरी प्रश्न है, आपके सामने है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, गोपाल स्वरूप पाठक, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का सही जवाब होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अगर अब तक हुए उपराष्ट्रपतियों की हम बात कर लें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर वेंकट गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, बी डी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्ला, आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उसके बाद के आर नारायणन, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी और इस समय वेंकैया नायडू। मतलब 2017 से वर्तमान तक में कौन है? वेंकैया नायडू। ये थे आज के 25 प्रश्न। उम्मीद है प्रश्न आपको पसंद आए होंगे और आगे आने वाले एग्जामों में आप लोग इसका लाभ भी उठाएंगे। तो जो आज का होमवर्क है, यानी मैं रोज़ होमवर्क देता हूं आपको, तो आज का होमवर्क है कि वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन हैं। आपको उन दो व्यक्तियों का नाम बताना है जो वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं। तो इस प्रकार ये वीडियो जो 25 प्रश्न शामिल थे वो प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किए। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न पसंद भी आए होंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें एक बार। ये क्विज़ आपको डेली 9 बजे मिलती है, 9 बजे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ने की कोशिश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग
वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।